सही कहा आपने। आलोक जी के पास आता हूं। कांग्रेस अभी भी 40% पे खड़ी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थान में 2% का, छत्तीसगढ़ में करीब करीब 4% का, हाँ मध्य प्रदेश में थोड़ा सा ज्यादा है, तेलंगाना में अच्छा किया है। सीट तो एक ही आई मिजोरम में, लेकिन वोट 20% है, और जिनका 5% वोट है उनको 2 सीट है। ये भी एक किस्म से क्या कहें कि कौन सा तिलिस्म समझ नहीं आता कई बार। पर हाँ, मोदी जी इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस मरी नहीं है, जिंदा है, और 40% पे उनको अंदर से खौफ आता है कि ये जिंदा है और ये कम नहीं हुई, बल्कि हो सकता है पिछले चुनाव से थोड़ी सी 1-8% मजबूत हो गई है। और उन्हें मालूम है कि ये इतना मजबूत रहना कांग्रेस का मेरे लिए खतरे की घंटी है। साउथ में भी खतरे की घंटी है। ना केवल तेलंगाना खिसका, आंध्रा के खिसकने के चांस स्ट्रांग हो रहे हैं साथ में 25 सीटों का। तो मोदी जी इस फियर को जानते हैं। शायद एक लीडर होने के नाते अपने कैडर को मोटिवेट तो कर रहे हैं कि हम बड़ी जीत है, और अति आत्मविश्वास नजर आ रहा है, लेकिन शायद वो भी अंदर से कुछ डरे हुए हैं कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। टाइगर जिंदा है, मरा नहीं है। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। मैं इसको दूसरे अर्थों में ले रहा हूँ। आप टाइगर की बातें विपक्ष के पर्याय के तौर पर कह रहे हैं, मैं टाइगर जिंदा है कह रहा हूँ भाजपा के, मतलब मोदी के पर्याय के तौर पर। क्योंकि टाइगर जिंदा ऐसा है कि मतलब वो अंतिम दम तक शिकार करेगा, जब तक उसका नाखून झड़ नहीं जाते तब तक शिकार करेगा। क्यों करेगा? दो चीजें। आपके इस सवाल का जवाब कल वित्त मंत्री ने संसद के अंदर एक लिखित प्रश्नोत्तर में दिया था जी। उसमें ये उन्होंने जवाब दिया था जो आपने सवाल आज उठाया है। वो ये है कि नीतियां तो यूपीए सरकार ने भी बनाई थी, और उस पर अमल करना नहीं आया। उस पर इस ढंग से अमल नहीं कर पाए जिस ढंग से मोदी जी अमल करते हैं, और एक एक आखिरी बंदे तक लाभ पहुंचा देते हैं। ये जरा सा स्टेटमेंट है, लेकिन मोदी जी की पूरी कार्यप्रणाली को पूरी तरह दर्शाता है। अब सवाल यह है कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, हम केवल एक राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में घोषणाओं की घड़ी लगा दी थी अशोक गहलोत ने। उन्होंने भी कम नहीं करी, भाजपा ने भी घोषणाएं करी। इनकी चिरंजीवी योजना थी, बहुत अच्छी योजना थी, बहुत बढ़िया। चिरंजीवी थी, ओल्ड पेंशन थी, मतलब अगर आप गिनना चालू करेंगे तो बहुत सारी थी। लेकिन आपने किया क्या? घोषणा कर दी, लेकिन आखिर तक आप पहुंचा नहीं पाए, अपना मैसेज नहीं दे पाए। एक तो ये योजना नहीं पहुंचा पाए, दूसरा अपना जो एक अनिवार्य जो एक तमाशा करने का जो एक वो होता है ना, ढोल तमाशा करने का। देखिए, पहले भी एक मुनादी होती थी। अंग्रेज जब मुनादी करते थे ना, तो उस समय पहले एक वो बैंड बजाता हुआ जाता था, उसके बाद में मुनादी होती थी। कांग्रेस को तो आता नहीं है, कांग्रेस ने तो देखा है कि ऐसे मुनादी होती थी। भारतीय जनता पार्टी वही करती है, वो पहले बैंड बजाती है। अब आप ये पूछेंगे बैंड बजाने वाले कौन है? अब मैं गोदी मीडिया का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बैंड पहले कायदे से बजता है, फिर उसके बाद में घोषणाएं होती है। आप कह रहे हैं कि टाइगर जिंदा है विपक्ष के तुलना में। मैं आपको कहूंगा, सरकार के सामने दो स्थितियां। पहला, सरकार के सामने इसमें पैसे की कोई किल्लत नहीं है, बड़ी किल्लत नहीं है। एक आपने ही एक बार रिपोर्ट की थी कि अब ये 175 लाख करोड़ के उसमें कर्ज पे आ चुके हैं भारत। शायद आपने बताया था उससे भी और ज्यादा बढ़ने वाला है अब लगभग। इस साल 200 हो जाएगा। हाँ, 200 हो जाएगा। तो सरकार को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं। वो 200 हो जाए, 210 हो जाए, इसका मतलब उसके पास में पैसे रहेंगे। सब जगह से, आरबीआई से डिविडेंड से लेकर सब जगह से उसने पैसे ले लिए। इस बार उसको वसूली भी आरबीआई से डिविडेंड से अच्छी हो गई है, यानी उसके जीएसटी भी कलेक्शन हो रहा है। वजह चाहे जो भी हो, आ तो रहा है ना पैसा, तो यानी उसके दोनों हाथों में लड्डू है। अब तीसरा, वो जीतेगी कैसे? अब उसने ये देखिए, लाडली बहना वाला उसने देख लिया, कर दिया उसने। कर्नाटक में भी एक योजना कांग्रेस लेके आई थी, उसने भी बिल्कुल एक कमाल दिखाया। कर्नाटक की घोषणा और संगठन की मजबूती, उसके आधार पर कर्नाटक में ये सत्ता के करीब पहुंचे थे। यहाँ पे घोषणाएं, संगठन थोड़ा कमजोर पड़ गया। देखिए, आप ये मान करके चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम सत्ता में आ जाएंगे। इसलिए आ जाएंगे क्योंकि वहां पर 5 साल का रिवाज तोड़ देंगे, हमने इतनी बड़ी घोषणाएं कर दी, ओल्ड पेंशन ला दिया। ये लोग ओल्ड पेंशन को एक गेम चेंजर मान रहे थे, नहीं हो पाई, जबकि हो जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं हुई। अच्छा, क्यों नहीं हुई? अब आपको इसको दो तरीके से मैं और समझना चाहता हूँ।
अभी एक अरविंद जी का एक आर्टिकल छपा है, उन्होंने राजस्थान में जो घोषणाएं करी थी अशोक गहलोत की, उन घोषणाओं का पोस्टमार्टम करते हुए एक बड़ा एक एडिट पीस लिखा है, बड़ा एडिटोरियल पेज में फर्स्ट आइटम है, फर्स्ट लीड आर्टिकल है, पूरा लिख दिया कि इसमें ये करने से ये होता है, ये घोषणा करी इसमें ये हो जाता है, इसकी हालत खराब है, राजस्थान के पास में पैसे नहीं है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल एकदम मतलब बुरी हालत है कि उसने ऐसी घोषणाएं कर दी। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, जिस सरकार की घोषणा की बदौलत वो सत्ता में नहीं आई, उस पर एक लीड आर्टिकल एक अंग्रेजी के अखबार में छपा है दिल्ली में। क्यों? अब इसका मतलब मैंने वही कहा, अंग्रेज आते थे ना पहले बैंड बाजा बजाते थे, अभी बैंड बाजा बजा रहे हैं। अब ये सबकी केवल उन्होंने राजस्थान का उदाहरण लिया, केवल राजस्थान का आपने क्यों लिया भाई? आपने मध्य प्रदेश का क्यों नहीं लिया? वहां भी तो यही है ना कि अब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हाँ राजस्थान से बेटर है, लेकिन इतनी अच्छी तो नहीं है कि आपकी तमिलनाडु जितनी अच्छी है या केरल जितनी अच्छी है, ऐसा तो नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो वो टारगेटेड काम, और दूसरा अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। आप घोषणा करते हैं, देखिए आपकी घोषणा पर यकीन ना होना एक दूसरी बात है, यकीन ना होने का एक इतिहास भी है कि कांग्रेस की कई घोषणाएं, जैसा कि भाजपाई कहते हैं कि नाम के वास्ते थी, केवल नाम के लिए हो गई थी, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ था, वो हकीकत है, उससे आप बच नहीं सकते, पहला। दूसरा, अब दो चीजें समझनी चलेंगी। अभी इनके पास में एक अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने भले लाख दुहाई दें कि भाई ये तो केवल वोट ऑफ अकाउंट्स होना है, कोई भी दर्शनीय या जबरदस्त जोरदार कोई घोषणा नहीं होनी है, स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट नहीं होना, भले ही वो कहें। लेकिन आप याद करिए पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार अरुण जेटली साहब बीमार थे, बजट किसने पेश किया था अंतरिम? पीयूष गोयल साहब ने किया था, और उस समय कौन सी योजना आई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपए, और वो कैसी आई थी? दिसंबर से क्रेडिट हो गई थी, बैक डेट से लागू हुई थी। आप क्या करेंगे? वो बैक डेट से लागू हो गई थी। तो अच्छा, दूसरी कौन सी घोषणा, बड़ी घोषणा आई थी? दूसरी घोषणा आई थी कि 5 लाख तक के आपके इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अरे इधर ये गदगद, उधर किसान गदगद, और बाकी तो फिर वो बालाकोट तो था ही, खेल गए सारा का सारा। तो एक ऐसा नहीं है कि वो केवल राष्ट्रवाद पे ही खेलते हैं, जमीन भी तैयार करते हैं। वो जो चुनाव की जो जमीन होती है ना, उसमें खाद भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, वो सब कुछ करते हैं वो। तो ये तो आप मान करके चलिए, अभी इनके पास में आपने फरवरी है, 1 फरवरी का इंतजार करिए, कोई ना कोई घोषणा लंबी चौड़ी आनी है। और मुझे लगता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिस पर मैंने आपके लास्ट ईयर भी आपके चैनल पे मैंने कहा था, क्योंकि मुझे जो सूचना थी कि उस पर काफी काम हुआ था, लेकिन सहयोग से पता नहीं क्यों लागू नहीं हुई, कोई घोषणा नहीं हुई, वो समझ में नहीं आया मेरे को। लेकिन उसको होमवर्क किया गया था, कस के होमवर्क किया गया था। और ऐसा नहीं कि स्कीम कोई नई है, ये स्कीम आपने मनमोहन सिंह के दौर में भी उठी थी, तब भी आई थी कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम पर चर्चा हुई थी, लेकिन सरकार आगे नहीं बढ़ी थी कि संसाधन उतने नहीं थे। आज वो संसाधनों का टोटा मौजूदा निजाम के पास में नहीं है, क्योंकि मौजूदा निजाम के पास में ये भी स्थिति है कि अगर वो पेट्रोल में 2 रुपए लीटर अगर बढ़ा देते हैं ना, तो आप ये मान करके चलिए कि अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो इसमें आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप विपक्ष को लेते हुए चाहे भले ही कुछ सोचें, लेकिन मेरे को एक बात मैं कह के मैं खत्म करूंगा, सेकंड राउंड पे जाऊंगा। देखिए, मैथ का फॉर्मूला 2+2+2 6 नहीं होता चुनाव में। अगर ये 6 होता तो यूपी के लड़के, इन दोनों ने कमाल किया था, प्रशांत किशोर जो एक चुनाव के जादूगर थे, क्या किया था यूपी में? 2 लड़के चुनाव लड़े थे, कांग्रेस का एक सपा का, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वोट ट्रांसफर नहीं होते, वोट ट्रांसफर आप ऊपरी स्तर पर समझौता कर भी लेंगे, लेकिन क्या वोट ट्रांसफर कर पाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती ये है। और ये आपने पिछले चुनाव में भी देखा था, बसपा और सपा का समझौता हुआ, वोट ट्रांसफर किसके पास हुए? बसपा के वोट तो अखिलेश के पास में नहीं पहुंचे थे। तो सवाल है, वोट ट्रांसफर भी बहुत बड़ी चुनौती है, केवल ऊपरी गठबंधन और ऊपरी हाथ मिलाकर फोटो खिंचवाने से ही, फोटो ऑप से बात नहीं बनने वाली।